प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर इस सत्र में आपका स्वागत है। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि दुनिया भर में महिलाएं और लड़कियां पुरानी खाद्य असुरक्षा का खामियाजा भुगतती हैं, जिससे उनकी पोषण असुरक्षा होती है। हम जानते हैं कि दुनिया भर में अधिकांश महिलाओं को बहुत अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भारत में महिलाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक उनकी पहुंच और उपलब्धता से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप में से बहुत से लोग पहले से ही इसके बारे में जानते हैं। ये भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंडों के साथ संयुक्त है, जहां पितृसत्ता उनकी अपनी खाद्य असुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए जहां महिलाएं उद्यमी, देखभाल करने वाली और खाद्य सुरक्षा की द्वारपाल हैं, वे फसलें उगाती हैं और घर पर देखभाल करने वाली होती हैं। उनकी भूमिका, उनकी अधीनता, उनकी स्वयं की सुरक्षा और उनकी आजीविका की ओर ले जाती हैं। इसलिए जब महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की बात आती है, तो इन आयामों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और साथ ही इस पर भी गौर करना चाहिए कि कैसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सेवाएं भारत में परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं। भारतीय संविधान द्वारा स्वास्थ्य का वादा किया गया है, क्योंकि स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। सत्र को सुनने के बाद आप भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर लक्षित कार्यक्रमों और योजनाओं की पहचान करने में सक्षम होंगे। आप भारत में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की भूमिका की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। आप मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के महत्व और उनके सामने आने वाली पोषण संबंधी समस्याओं के कारणों और प्रभावों का वर्णन करने में सक्षम होंगे। आप ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच से निपटने में स्वास्थ्य संचार के महत्व पर प्रकाश डाल सकेंगे। आइए हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 पर गौर करें। हमारे पास पहले भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति रही है, लेकिन इस सत्र के दायरे में हम 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बारे में चर्चा करेंगे। इस स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों को उसके सभी आयामों में आकार देने में सरकार की भूमिका को सूचित करना, स्पष्ट करना, मजबूत करना और प्राथमिकता देना है। जैसे कि क्रॉस सेक्टोरल एक्शन, प्रौद्योगिकियों तक पहुंच, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक ज्ञान आधार का निर्माण आदि के माध्यम से बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। यही नीति देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को फिर से उन्मुख करने और मजबूत करने पर जोर देती है, ताकि मुफ्त दवाओं, निदान और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान की जा सके। नीति प्रजनन, मातृ, शिशु और किशोर स्वास्थ्य के सभी पहलुओं और आबादी में सबसे अधिक प्रचलित संचारी, गैर संचारी और व्यावसायिक रोगों के लिए मुफ्त व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता का आश्वासन देती है। ये तथ्य कि आज हमारे पास ऐसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है जो संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की भूमिका को रेखांकित करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसमें दो उप मिशन शामिल हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मुख्य कार्यक्रम संबंधी घटकों में शामिल हैं। पहला, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मजबूत हो रही स्वास्थ्य व्यवस्था। दूसरा, प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य, जिसे RMNCH+A के नाम से जाना जाता है। और तीसरा, संचारी और गैर संचारी रोग। RMNCH+A किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि भारत में अधिकांश मातृ स्वास्थ्य किशोर प्रजनन स्वास्थ्य पर केंद्रित है, क्योंकि कई किशोर लड़कियों की शादी किशोरावस्था में हो जाती है और उन्हें उस उम्र में बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए ARSH पर हमारा बहुत अधिक ध्यान है, जो कि किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य से संबंधित है, जो RMNCH+A के दायरे में आता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन न्याय संगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की उपलब्धि की परिकल्पना करता है, जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हैं।
आइए हम ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की संरचना पर नजर डालें। हम इस हिस्से पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर हमें ये समझने की जरूरत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं व्यापक रूप से 3 स्तरों पर संचालित होती हैं, यानी 3 स्थितियों पर। पहला, उप स्वास्थ्य केंद्र, एसएचसी। प्रत्येक एसएचसी को आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में 3,000 की आबादी और मैदानी इलाकों में 5,000 की आबादी की सेवा करनी है। दूसरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी। प्रत्येक पीएचसी को आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 की आबादी और मैदानी इलाकों में 30,000 की आबादी की सेवा करनी है। तीसरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी। प्रत्येक सीएचसी को आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में 80,000 की आबादी और मैदानी इलाकों में 1,20,000 की आबादी की सेवा करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करते हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की। हम सभी इस मिशन से परिचित हैं, जो आज के सत्र में हमारा प्राथमिक फोकस क्षेत्र है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, संक्षिप्त रूप से आरसीएच, सेवाओं पर प्राथमिक ध्यान दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना, जेएसवाई, और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा के कार्यान्वयन ने सामुदायिक महिलाओं में व्यवहार परिवर्तन की दिशा में काम किया है और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं से स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने के लिए काफी संख्या में महिलाओं को सामने लाया है। हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों तक महिलाओं की पहुंच नहीं है। इसे हमारी भारत सरकार द्वारा पहले देखा गया था। यही वजह है कि जेएसवाई और आशा को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में पेश किया गया था। आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करना, नवजात और बचपन की बीमारी का एकीकृत प्रबंधन करना, घर आधारित नवजात देखभाल की सलाह देना आदि है। आशा कार्यकर्ताओं के पास काम करने और समुदाय आधारित हस्तक्षेप करने की बहुत बड़ी क्षमता है। इन हस्तक्षेपों को ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति, बीएचएसएनसी, और ऐसे अन्य समूहों और योजनाओं द्वारा सुगम बनाया जाता है और उनकी जांच की जाती है। इसलिए हम देख सकते हैं कि आशा की भूमिका में अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में चर्चा करने के बाद मैं भारत के आईसीडीएस कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा करना चाहती हूँ, जो एकीकृत बाल विकास योजना है, जो दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से एक है। भारत का आईसीडीएस कार्यक्रम 1970 के दशक में शुरू किया गया था और 2006 में इसे सार्वभौमिक बना दिया गया था। ये भारत का प्रमुख पोषण कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 6 साल से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना है। आईसीडीएस एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा प्रबंधित आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से भोजन पूरकता, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, विकास निगरानी और निर्देश, और गैर औपचारिक प्री स्कूल शिक्षा सहित मुख्य सेवाओं का एक सेट प्रदान करता है। आईसीडीएस के तहत लगभग 1.4 मिलियन आंगनवाड़ी केंद्र प्री स्कूल शिशु सदन सेंटर के रूप में कार्य करते हैं। हम देखते हैं कि ये काफी एकीकृत है। वो योजना जिसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 6 साल से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को बढ़ाना है। हमें ये भी जानने की जरूरत है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रजनन और बाल स्वास्थ्य घटक को आईसीडी में एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त आईसीडीएस स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से टीकाकरण सेवाएं और स्वास्थ्य जांच प्रदान करता है। इन सभी सेवाओं का उद्देश्य गर्भधारण के बाद पहले 1000 दिनों में मातृ एवं शिशु पोषण, स्वास्थ्य और विकास को संबोधित करना है। पिछले 4 दशकों में आईसीडीएस के सार्वभौमिकरण और आईसीडी में सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को मजबूत करने के प्रयासों को देखा गया है, खासकर भारत के विभिन्न राज्यों में।
अब हम महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं क्योंकि हमने अब तक भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की संरचना और विभिन्न प्रमुख मिशन और योजनाओं के बारे में बहुत संक्षेप में चर्चा की है। आइए हम महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करें, जिसके आधार पर हम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए उनकी जरूरतों को जोड़ सकें। स्वास्थ्य के मामले में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित होती हैं। मैं सत्र की शुरुआत में पहले ही इसका उल्लेख कर चुकी हूँ। महिलाओं, विशेष रूप से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कुपोषण और एनीमिया का सामना करना पड़ता है। इससे संबंधित कारक कम आहार सेवन, बार बार गर्भावस्था, स्तनपान और संक्रमण है, जिसके परिणाम स्वरूप जन्म के समय संतानों का वजन काफी कम होता है। और ये सब हमारी संस्कृति, पारंपरिक प्रथाओं और साथ ही पितृसत्ता में बहुत गहराई से निहित है। भारत आज भी अति पोषण से जूझ रहा है। कैसे? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी खंडों में अतिपोषण में वृद्धि देखी गई है। ये गैर संचारी रोगों के प्रसार में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे एनसीडी के रूप में भी जाना जाता है। आज महिलाएं कुपोषण का तिगुना बोझ उठाती हैं, जो कि अल्प पोषण, अधिक पोषण और निश्चित रूप से एनीमिया है। कुपोषण से संबंधित मुद्दे क्या हैं? कुपोषण दुनिया में बीमारी का सबसे बड़ा एकल योगदान करता है। कुपोषण केवल भोजन के सेवन से प्रभावित नहीं होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बच्चे और गर्भवती मां के लिए गुणवत्तापूर्ण देखभाल से भी प्रभावित होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, लड़कियों को अपने विकास पर पुरानी खाद्य असुरक्षा का खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये उनके विकास को बुरी तरह प्रभावित करता है। किशोरों में गर्भधारण के कारण एनीमिया, पोषण संबंधी एनीमिया, सहज गर्भपात, मृत जन्म और अक्सर मृत्यु हो जाती है। महिलाओं के प्राथमिक जीवन प्रक्षेप वक्र और प्रतिकूल लिंगानुपात के रूप में विवाह के विचार प्रचलित हैं, जिसका अर्थ है कि विवाह प्रजनन के रूप में देखी जाने वाली उम्र के बाद नहीं किया जाता है, जिसका अर्थ है कि ये संदेश बहुत स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में लड़कियों की रजोदर्शन की शुरुआत यानी मासिक धर्म की शुरुआत प्रजनन की आयु के समय ही शादी कर दी जाती है। कुपोषण अंतर पीढ़ीगत है, जिसका अर्थ है कि एक कुपोषित लड़की को एक अच्छी तरह से पोषित लड़की की दादी बनने में कुछ पीढ़ियां लगती हैं। आइए देखें कि कुपोषण का ये अंतर पीढ़ी चक्र क्या है। आप आरेख के बाएं कोने पर उस कुपोषित महिला को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गर्भावस्था के दौरान कुपोषित महिला का वजन कम होता है और इसके परिणाम स्वरूप मातृ मृत्यु दर या मृत्यु अधिक होती है। साथ ही यदि मां जीवित रह जाए तो ये अपर्याप्त भ्रूण पोषण का कारण बन सकता है। ऐसी स्थिति में होता ये है कि बच्चा जन्म के समय कम वजन के साथ पैदा होता है और ये बच्चा कम मानसिक क्षमता वाले स्टंटेड बच्चे के रूप में विकसित हो सकता है। बच्चा स्टंटेड क्यों है? ये अन्य कारकों से भी संबंधित है, जैसे असमय या अपर्याप्त भोजन, बार बार संक्रमण, अपर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य और देखभाल। निश्चित रूप से स्टंटेड बच्चा जिनकी मानसिक क्षमता कम है, अपर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य और देखभाल के कारण किशोर बच्चे के सामने आने वाली पोषण संबंधी असुरक्षाओं के कारण एक स्टंटेड किशोर में विकसित होगा। स्टंटेड किशोरों में शारीरिक क्षमता और वसा रहित द्रव्यमान कम होता है। उसी तरह स्टंटेड किशोरी के पास पर्याप्त भोजन नहीं होता है, जिसके कारण अपर्याप्त आहार और पोषण क्षमता, स्वास्थ्य और देखभाल होती है। इन कारकों के कारण वही स्टंटेड किशोरी इन पोषण संबंधी प्रभावों से अनजान है जिनका वो सामना कर रही है, और उसी स्टंटेड किशोर अवस्था के दौरान वो शादी कर लेती है। तो ये कुपोषण का एक दुष्चक्र है जो महिलाओं की उच्च मृत्यु दर, उनके बिगड़े हुए मानसिक विकास का कारण बनता है और इससे वयस्कों में पुरानी बीमारी या बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। महिलाओं के पूरे जीवन चक्र में पोषण संबंधी कमियों के कारण मातृ स्वास्थ्य के मुद्दों की गंभीरता और प्रभाव के पहलू को रेखांकित करने के लिए
पोषण संबंधी समस्याओं के कारण और प्रभाव क्या हैं? भारत में एनीमिया मातृ मृत्यु का दूसरा सबसे आम कारण है। ये जन्म से ही शुरू हो जाता है और बचपन तक जारी रहता है। किशोरावस्था में लड़कियों में तीव्रता से बढ़ता है। गर्भावस्था के दौरान और बुजुर्गों में गंभीरता से बढ़ जाता है। भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों की तुलना में उत्तरी और पूर्वी राज्यों में इसका प्रसार अधिक है। कम समग्र आहार सेवन, खराब आयरन और फॉलिक एसिड का सेवन, फाइटेड फाइबर युक्त भारतीय आहार में आयरन की खराब जैव उपलब्धता, मलेरिया और हुकवर्म संक्रमण जैसे संक्रमणों के कारण, पुरानी खून की कमी के कारण एनीमिया का उच्च प्रसार होता है। भारत में महामारी विज्ञान के अध्ययन ने मातृ शिशु युग्म पर पुरानी ऊर्जा की कमी सीईडी के परिणाम और प्रतिकूल परिणामों का दस्तावेजीकरण किया। पोषण संबंधी समस्या न केवल प्रोटीन, कैलोरी, आयरन, विटामिन सी आदि की कमी के कारण होती है, बल्कि मलेरिया, कृमि संक्रमण और प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक जनसांख्यिकीय कारकों के कारण भी होती है। प्रतिकूल मातृ परिणामों के साथ पोषण संबंधी समस्याओं का जुड़ाव, जैसे कि प्रसवपूर्ण सेप्सिस, एंटीपार्टम हैमरेज, पोस्टपार्टम हैमरेज, सभी जन्म पूर्व और प्रसवोत्तर चरणों से संबंधित है। ये जन्म के समय कम वजन, समय से पहले जन्म, उच्च प्रसवकालीन मृत्यु दर और महिलाओं की कार्य क्षमता की कमी के लिए भी जिम्मेदार है। बढ़ती उम्र के साथ 1998 से महिलाओं में अति पोषण दर में लगातार और पर्याप्त वृद्धि हुई है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 और 4 में दर्शाया गया है। भारत में दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में अति पोषण दर अधिक है। अति पोषण में वृद्धि गैर संचारी रोगों में वृद्धि के साथ जुड़ी हुई है। विशेष रूप से कम वजन वाले शिशुओं की व्यापक वृद्धि और विकास के लिए विशिष्ट स्तनपान एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। ये बच्चे की प्रतिरक्षा स्थिति को बढ़ाकर बीमारियों का मुकाबला करता है, जो कि विशिष्ट स्तनपान है। पोषण परिणामों को लक्षित करने वाले कार्यक्रम कौन से हैं? आज हमारे पास पोषण और स्वास्थ्य परिणामों पर लक्षित कार्यक्रमों की एक लंबी सूची है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि स्वास्थ्य और पोषण आंतरिक रूप से संबंधित हैं। इसलिए बालिकाओं और माताओं की स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पोषण की स्थिति प्रथम दृष्टया बालिका की स्थिति को प्रभावित करती है। इनसे निपटने के लिए स्वच्छ भारत मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शुरू किए गए हैं। कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पोषण परिणामों को लक्षित करते हैं। ये आईसीडीएस हैं, जिन पर हमने पहले चर्चा की थी। राष्ट्रीय पोषण मिशन, ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस, पोषण अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिसमें राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मातृत्व लाभ योजना जिसमें सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है। साथ ही हमारे पास बच्चों के स्वास्थ्य पर केंद्रित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, मातृत्व सहयोग योजना, किशोरावस्था के लिए सबला, मध्याह्न भोजन योजना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि भी हैं। कई कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं के पोषण परिणामों को लक्षित करते हैं और वे कुपोषण, अल्पपोषण के उन पहलुओं को भी समाहित करने का प्रयास करते हैं जिन पर हमने अभी कुछ समय पहले चर्चा की थी। अब मैं यहाँ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-2020 के कुछ प्रमुख निष्कर्षों पर प्रकाश डालना चाहूंगी, जिसमें कहा गया है कि 12 से 23 महीने के बच्चों के बीच पूर्ण टीकाकरण अभियान में पर्याप्त सुधार देखा गया है। पूर्वोत्तर में स्थित नागालैंड, मेघालय और असम राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2/3 से अधिक पूरी तरह से प्रतिरक्षित हैं। इसलिए लगभग 3/4 जिलों में 12 से 23 महीने की उम्र के 70% या अधिक बच्चों को बचपन की बीमारियों के खिलाफ
पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया गया है, जो कि पिछले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में दिखाए गए आंकड़ों की तुलना में एक अच्छी संख्या है। 2015-16 से 2019-20 के बीच 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य प्रदाताओं द्वारा अनुशंसित 4 या उससे अधिक प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं प्राप्त करने वाली महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि देखी गई है। शायद ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में किए गए वास्तु परिवर्तनों, सेवाओं और योजनाओं के एकीकरण के कारण है। आशा के माध्यम से भारत सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर संस्थागत जन्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संस्थानों में प्रसव कराने वाली चौथी पांचवी से अधिक महिलाओं में काफी वृद्धि हुई है। ये 14 से 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 90% से अधिक हैं। कई राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष रूप से निजी सुविधाओं में सी सेक्शन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अधिकांश राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में जन्म के समय लिंगानुपात अपरिवर्तित रहा है या बढ़ा है। अधिकांश राज्यों में सामान्य लिंगानुपात 952 या उससे अधिक है। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में जन्म के समय लिंगानुपात 900 से नीचे हैं। बाल पोषण संकेतक राज्यों में मिश्रित पैटर्न दर्शाते हैं। कई राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति में सुधार हुआ है और अन्य में मामूली गिरावट आई है। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि मातृ स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य आंतरिक रूप से संबंधित हैं और उन्हें अनन्य रूप से नहीं समझा जा सकता है। महिलाओं और बच्चों में एनीमिया चिंता का विषय बना हुआ है। 22 में से 13 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में आधे से अधिक बच्चे और महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। स्वच्छता में सुधार, ईंधन और पीने के पानी की बेहतर पहुंच के बावजूद कई राज्यों ने कार्यप्रणाली उलट दी है और बाल कुपोषण के बिगड़ते स्तर को दर्ज किया है। कई राज्यों में या तो मामूली सुधार हुआ है या बाल कुपोषण के 4 प्रमुख मापदंडों जैसे कि बच्चों 5 वर्ष से कम आयु में, स्टंटिंग, बच्चों में वेस्टिंग, कम वजन वाले बच्चे और बाल मृत्यु दर में निरंतर उलटफेर हुआ है। इन मापदंडों के डेटा का इस्तेमाल कई ग्लोबल इंडेक्स जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी किया जाता है। इसलिए यदि आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखें तो आप पाएंगे कि भारत का स्थान बहुत नीचे है। ये इन संकेतकों के कारण है और साथ ही एनीमिया के प्रसार के कारण भी है, जो पहले भी प्रचलित था और अब भी प्रचलित है। इसलिए एनीमिया का ये प्रचलन कायम है और उलट नहीं रहा है। बच्चों की स्टंटिंग में सबसे आश्चर्यजनक उलटफेर हुआ है, जो पुराने कुपोषण को दर्शाता है। स्टंटिंग का बच्चे के संज्ञात्मक और शारीरिक विकास पर लंबे समय तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। ग्रामीण भारत में गर्भवती महिलाओं में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 के निम्न स्तर और कुपोषण जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे या कम गर्भकालीन उम्र के शिशु के जोखिम से जुड़ा हुआ है। 5 में से 2 स्टंटेड बच्चे दक्षिण पूर्व एशिया में रहते हैं और विश्व स्तर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग और कम वजन के प्रसार में 1990 और 2016 के बीच 25% से अधिक की कमी आई है। लेकिन ये प्रगति संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2025 तक 5 साल से कम उम्र के 100 मिलियन से कम स्टंटेड बच्चे को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। खाद्य सुरक्षा, भूख का अंत और पोषण में सुधार संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के दूसरे शीर्ष लक्ष्य हैं, क्योंकि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु में से लगभग आधे के लिए अल्प पोषण जिम्मेदार है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में रोकी जा सकने वाली मृत्यु को समाप्त करने के लिए पोषण में सुधार एक महत्वपूर्ण रणनीति है, जो सतत विकास लक्ष्यों का तीसरा सबसे बड़ा लक्ष्य है।
भारत में बच्चों में कुपोषण, बाल रुग्णता और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए जन्म के समय वजन और शिशु एवं छोटे बच्चों की आहार प्रथाओं में सुधार करना महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में क्या चुनौतियां हैं? बेशक हम में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये आंख खोलने वाला है। विभिन्न राज्यों में कमी के कारण बुनियादी ढांचे, उपकरण और प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की उपलब्धता में बाधाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को वित्तीय बाधाओं, भौगोलिक समस्याओं, सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं, पितृसत्तात्मक मुद्दों और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंचने में जागरूकता, ज्ञान की कमी का समाधान करना पड़ता है। कई महिलाओं को तो ये भी नहीं पता होता कि उनके नजदीक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की गुणवत्ता में विश्वास की कमी है। पहले प्रसव पूर्व संपर्क या बीसीजी टीकाकरण जैसी बहुसंपर्क सेवाओं के उपयोग में बाधाएं हैं। सुविधाओं से दूरी, कर्मचारियों की अनुपस्थिति, लंबे समय तक प्रतीक्षा करने, उपकरण काम नहीं करने और सुविधाओं के खराब रखरखाव के कारण लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से देखभाल की मांग नहीं करते हैं। उपरोक्त सभी कारणों से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की मांग और उपयोग में कमी आती है। जैसा कि हमने अभी पहले चर्चा की थी, भारतीय महिलाओं में एनीमिया का प्रचलन दुनिया में सबसे अधिक है। इस सत्र में हमारी चर्चाओं से जो कुछ सुझाव सामने आए हैं, वे हैं एक त्रिस्तरीय रणनीति जिसमें आहार विविधीकरण और आयरन फोर्टिफाइड आयोडीन युक्त नमक, आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट का उपयोग और एनीमिया का पता लगाना तथा इसका इलाज करना शामिल है, जो एनीमिया में कमी की गति को तीव्र करेगा। एनीमिया का पता लगाने और इसका इलाज करने के लिए परीक्षण आवश्यक है। अल्पपोषित महिलाओं और गर्भावस्था में कम वजन वाली महिलाओं, खाद्य असुरक्षित परिवारों से आने वाली महिलाओं की अगर पहचान की जाती है और नियमित रूप से घर ले जाने के लिए खुराक प्रदान की जाती है, तो गर्भावस्था के समय वजन में वृद्धि होगी और जन्म के समय कम वजन में कमी आएगी। गैर संचारी रोगों का पता लगाना, जो प्रारंभिक चरण में स्पर्शोन्मुख हैं, नियमित जांच कार्यक्रमों के माध्यम से संभव है। स्वास्थ्य में सुधार के उपाय क्या हैं? पहला, अनुचित वजन बढ़ाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा, अतिपोषण उच्च रक्तचाप, हृदय रोगों और मधुमेह के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। तीसरा, भारतीय महिलाओं में ये रोग 40वें वर्ष से ही दिखाई देने लगता है। चौथा, ये सभी रोग कम उम्र में स्पर्शोन्मुख हैं। केवल समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाकर ही इन बीमारियों का जल्द पता लगाया जा सकता है और प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है। छठा, 30 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच जरूर करवानी चाहिए। सातवां, गैर संचारी रोगों का शीघ्र पता लगाना और प्रभावी उपचार सस्ता है। आठवां, इसका शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन करने से निश्चित रूप से जीवन की गुणवत्ता और दीर्घायु दोनों में काफी सुधार होगा। स्वास्थ्य संचार निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। व्यवहार परिवर्तन संचार समय की आवश्यकता है और ये कई सेटिंग्स में पोषण सहित मातृ और बाल स्वास्थ्य प्रथाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अधिकांश व्यवहार परिवर्तन संचार और अभ्यास जो इन व्यवहार परिवर्तन संचार में शामिल हैं, स्वास्थ्य के लिए लक्षित हैं। मोबाइल फोन, सामुदायिक रेडियो, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सुविधाएं स्वास्थ्य में सुधार के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तन संचार विधियां हैं और सामाजिक परिवर्तन एजेंटों द्वारा उपयोग की जा रही हैं। किशोरों और महिलाओं के बीच स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने के लिए परिवर्तन एजेंटों द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा अभियान तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक कि किशोरों से मांग उत्पन्न नहीं होती है, जब तक कि उन्हें परिवर्तन एजेंटों द्वारा राजी नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं होगा।
और उन्हें उन स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं का उपयोग करने की आवश्यकता है, जो मातृ स्वास्थ्य और बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। उन्हें भी इन योजनाओं से अवगत कराने की ज़रूरत है। अभियान में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं जैसे आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, गांव के प्रमुख व्यक्तियों और लड़कियों और लड़कों सहित युवाओं की भागीदारी प्रभावी होगी। गर्भवती महिलाओं में पोषण की स्थिति का आकलन महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य देखभाल और आपातकालीन प्रसूति देखभाल के लिए बढ़ी हुई पहुंच का अध्ययन करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के साथ सीधे संवाद करने वाली माताएं उपयोगी होंगी। आईसीडीएस, सबला किशोर लड़कियों के लिए योजना आदि कार्यक्रमों की लाभार्थी ग्रामीण किशोरियों की पोषण स्थिति, सांस्कृतिक प्रथाओं, भोजन की खपत और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किशोर लड़कियों और प्रसव पूर्व माताओं के लिए अनुसंधान के साथ साथ एक अच्छी तरह से तैयार की गई सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधि को बार बार सुदृढ़ करना होगा। इसके साथ ही हम इस सत्र के अंत में आते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे कि महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव क्या हैं, जो पोषण असुरक्षा, खाद्य असुरक्षा के साथ साथ उनके आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त गुणवत्ता प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का लाभ न उठाने के कारण होते हैं। मैं आपको एक गतिविधि की सलाह दूंगी जिसे आप अपने समयानुसार कर सकते हैं। आसपास के किसी गांव में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आवश्यक मूल्यांकन करें। आप किसी भी गांव में जा सकते हैं, पहले लोगों से परिचित हो सकते हैं और फिर बाद के दौरों में आप स्वास्थ्य के मुद्दों का आकलन कर सकते हैं। ये बच्चों का आकलन हो सकता है, ये महिलाओं या किसी अन्य का आकलन भी हो सकता है। किशोर लड़कियों और गर्भवती महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों पर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधि तैयार करें। सतत विकास और बेहतर कल के लिए खाद्य सुरक्षा और महिलाओं का स्वास्थ्य केवल एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि राज्य की भी जिम्मेदारी है। आइए हम सभी उनके स्वास्थ्य और उत्थान के लिए काम करने की दिशा में कमर कस लें। बहुत बहुत धन्यवाद।